नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक केमिकल कंपनी की। कंपनी का नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। ये मुंबई बेस्ड एक कंपनी है। तो इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही सरल भाषा में, बिना किसी टेक्निकल शब्दावली का प्रयोग करते हुए, कि आखिर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स करती क्या है, क्या बनाती है, कितने इसके सेगमेंट्स हैं और क्या ये वैल्यू बाई है या वैल्यू ट्रैप है। और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें श्री श्रवण वोहरा जी से प्राप्त हुआ है। तो जानते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, पहले ये जो कंपनी 1986 में प्राइवेट लिमिटेड के रूप में फॉर्म हुई। 1995 में ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। 2018 में कंपनी का IPO आया। वो जो IPO प्राइस 1480 का 1480 रुपये का था। और रिटेल कैटेगरी में ये IPO 6 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ और ओवरऑल 20 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। तो अगर डिविडेंड को मैं छोड़ दूं तो आज तक इस कंपनी ने CAGR साल दर साल 14% लगभग रिटर्न दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। अब जानते हैं ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी सर्फेक्टेंट्स बनाती है। अब सर्फेक्टेंट्स होते क्या हैं, तो देखिए, सर्फेक्टेंट्स जो हैं वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये वो केमिकल्स हैं, यानी सर्फेक्टेंट्स हैं, वो केमिकल्स हैं जो दो नहीं मिलने वाली चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं ताकि उनमें रिएक्शन हो सके। उदाहरण के लिए, जैसे अगर कोई चिकनाई वाला बर्तन है, उसको आपको मांजना है, तो जब हम उसको केवल पानी से धोने की कोशिश करते हैं और उसको मांजने की कोशिश करते हैं तो उसमें से वो चिकनाई और डर्ट निकलती नहीं है। उसका कारण ये है कि जो चिकनाई है या ऑयल है या घी है और पानी, ये आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन अगर आप उसमें कोई डिश वॉशर सोप या लिक्विड जब आप डाल देते हैं तो वो गंदगी या वो चिकनाई आसानी से घुल जाती है। इसका कारण ये है कि वो जो लिक्विड है, डिश वॉश का लिक्विड या सोप, उसमें सर्फेक्टेंट्स नाम के केमिकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, तकनीकी भाषा में कहें तो सरफेस टेंशन पानी का कम कर देते हैं, जिसके कारण चिकनाई आसानी से टूटकर पानी में घुल जाती है। अगर सरल शब्दों में कहें तो सर्फेक्टेंट्स का रोल एक कनेक्टर का या एक एजेंट का है, जो ऐसी दो चीज़ें जो आपस में नहीं मिलती हैं उनको मिलाकर ये गंदगी या डर्ट या चिकनाई जो है इसको पानी में घोल के अलग कर देता है। और ऐसा नहीं है कि ये सर्फेक्टेंट्स का रोल केवल चिकनाई हटाने तक है। जब आप क्रीम लगाते हैं तो वो क्रीम में भी ये सर्फेक्टेंट्स होते हैं। इनका काम ये होता है कि जब आप क्रीम लेके हाथ पैरों पर मलें तो वो इवनली स्प्रेड हो जाए। इसके अलावा शैम्पू में या साबुन में जो झाग बनते हैं वो भी सर्फेक्टेंट्स के रिएक्शन के कारण ही होता है। अगर सर्फेक्टेंट्स नहीं हो तो साबुन में वो झाग नहीं देगा, ना शैम्पू में झाग बनेंगे। इसके साथ ही जो आप पेस्ट करते हैं उसमें भी जो इवनली स्प्रेड होने की या एकदम से सब तरफ जो है चारों तरफ फैल जाने की जो प्रॉपर्टी होती है, एक ही बार में जब आप लगाते हैं तो आप देखेंगे वो उसकी एक पतली सी लेयर पूरे दांतों में लग जाती है। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो भी सर्फेक्टेंट्स के कारण होती है। अब ये जो सर्फेक्टेंट्स हैं, ये दो तरह के सर्फेक्टेंट्स होते हैं। एक होता है परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स और जो दूसरे होते हैं वो स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स। तो जो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो आप ये समझ लीजिए कि एक जनरल पर्पस सर्फेक्टेंट्स होते हैं, जो एक आप उनका जो नॉर्मल काम है, जैसे झाग देना या दो चीज़ों को मिलाना, तो केवल उसके कारण काम आते हैं, वहाँ पर ये काम आते हैं। वो कोई स्पेशल कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, किसी स्पेशल एप्लीकेशन के लिए वो काम नहीं आते। तो ये बल्क में डील होते हैं, यानी कि इनका जो प्रोडक्शन होता है ये बल्क में होता है और इनकी जो बिक्री होती है ये भी बल्क में होती है। तो आप ये कह लें कि परफॉर्मेंस या जो बल्क सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो एक ही बात है। इनमें कंपैरेटिवली मार्जिन कम होता है। दूसरी तरीके के जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स या स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। वो किसी भी सर्फेक्टेंट्स में किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में एक स्पेशल इफ़ेक्ट पैदा करने के काम आते हैं। उदाहरण के लिए कहें कि जो बच्चों का शैम्पू होता है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो बहुत ही माइल्ड हो और बच्चे की स्किन के ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचे। तो वहाँ पर जो जिस तरह के सर्फेक्टेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, जैसे आप और हम जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उससे। दूसरा उदाहरण लें तो
वो एंटी एजिंग क्रीम का है। तो एंटी एजिंग क्रीम में जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो भी स्पेशलिटी जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं, और ये जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं इनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है। क्रीम में वो इफ़ेक्ट पैदा करते हैं जिससे आपकी झुर्रियाँ दिखाई ना दें और आपकी स्किन ग्लो करे। अब चूंकि ये एक किसी पर्टिकुलर या नीश एरिया के लिए, नीश एप्लीकेशन के लिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बने हुए होते हैं, इसलिए ये जो स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स होते हैं इनमें मार्जिन ज़्यादा होता है, और लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है, यानी कि जो भी बायर इनसे खरीदेगा वो क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। अब जानते हैं कि जो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स हैं आखिर ये कौन कौन से एरिया में काम करते हैं। तो देखिए, ये जो है ये होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट के लिए काम करते हैं, और स्पेशली स्किन केयर, ओरल केयर, टूथपेस्ट वगैरह, हेयर केयर, बालों के लिए, टॉयलेटरीज और डिटर्जेंट्स। तो इन सेगमेंट्स के लिए ये परफॉर्मेंस यानी बल्क केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल यानी कि किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन वाले सर्फेक्टेंट्स बनाते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये जो है ये बेचते किसको हैं? तो ये जितनी भी आपकी FMCG कंपनीज़ हैं जो स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स या ओरल केयर या हेयर केयर में होता है, वहाँ से वो इनके क्लाइंट्स हैं। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो देखिए, जो रॉ मटेरियल है वो परफॉर्मेंस केमिकल में अलग होता है, और जो नीश या स्पेशलिटी जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसमें अलग होता है। तो जो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स हैं उनका जो मेजर जो रॉ मटेरियल होता है वो लॉरियल अल्कोहल होता है। अब ये लॉरियल अल्कोहल क्या होता है, तो ये आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये समझ लीजिए, ये जो चीज़ प्राप्त होती है ये प्राप्त होता है या तो कोकोनट से, यानी कोकोनट से निकला हुआ चीज़ होती है, या पाम ऑयल से प्राप्त होती है। अब चूंकि पाम ऑयल और कोकोनट का जो प्रोडक्शन है ये ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में होता है, यानी कि थाईलैंड हुआ, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया, ऐसे कंट्रीज़ में हुआ। तो इनके जो मेजर रॉ मटेरियल सप्लायर हैं वो वहाँ पर स्थित हैं, यानी साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। दूसरी बात ये है कि इनका जो रॉ मटेरियल है वो इनके प्रोडक्ट की कॉस्ट का लगभग 60 से 65% आता है। इसलिए रॉ मटेरियल के प्राइसेस में कोई भी फ्लक्चुएशन जो होता है वो इनको बहुत तेज़ी से प्रभावित करता है। इनके क्लाइंट्स की बात करें तो मल्टीनेशनल, रीजनल और लोकल कंपनीज़ वो इनकी क्लाइंट्स हैं। जैसे कोलगेट पामोलिव हुआ, केविन केयर हुआ, डाबर हुआ, हिमालय हुआ, हेंकेल हुआ, लॉरियल हुआ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हुआ, यूनिलीवर हो। इस तरह की बहुत सारी कंपनीज जो हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे लोकल लेवल पे हो, चाहे रीजनल लेवल पर हो, वो इनकी क्लाइंट्स हैं। परफॉर्मेंस केमिकल से, ये परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट से इनका जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 65% आता है, यानी मेजर रेवेन्यू इनका परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट से आता है, और स्पेशलिटी से इनका 35% रेवेन्यू आता है। इंडिया से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 44% आता है, और आउटसाइड इंडिया से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 56% आता है। आउटसाइड इंडिया में जो इनके मेजर मार्केट हैं वो एशिया पैसिफिक है, इसके बाद यूरोप है, और अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और टर्की और नॉर्थ अमेरिका, इस तरह के मेजर मार्केट्स में ये प्रेजेंट हैं। इनके परफॉर्मेंस ग्रेड के यानी परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स जो बनाते हैं ये 47 से ज़्यादा टाइप के बनाते हैं, और जो स्पेशलिटी जो सर्फेक्टेंट्स ये बनाते हैं वो 168 से ज़्यादा टाइप्स के बनाते हैं। 1500 से ज़्यादा इनके क्लाइंट्स हैं, 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है। बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी R&D कैपेबिलिटीज़ है, क्योंकि जब आप नए नए प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे तो कंपनीज़ यानी कि जो FMCG कंपनीज़ जो इस तरह के ऑयल या स्किन केयर या कॉस्मेटिक्स या डिटर्जेंट के एरिया में होती हैं, तो उनको भी नए नए इनोवेशन आपसे चाहिए ताकि वो बेटर प्रोडक्ट्स अपने ग्राहकों को दे सकें और जिनमें मार्जिन ज़्यादा हो। तो इनके 7 टोटल प्लांट्स हैं, 7, और इसमें से 5 इंडिया में हैं। जो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और टर्की के मार्केट को कैटर करने के लिए इनका एक प्लांट इजिप्ट में है, और नॉर्थ अमेरिका को कैटर करने के लिए इनका एक प्लांट जो है वो US में है। इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो इनकी इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं, और सारा जो काम है रॉ मटेरियल से को सोर्स करने के बाद जितना भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो ये खुद बनाते हैं, और उसके बाद सीधा जो इंटरमीडिएट जो सर्फेक्टेंट्स बन जाता है इसको अपने क्लाइंट्स कंपनी को ये सप्लाई कर देते हैं। ज्योग्राफिकली भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं, और प्रोडक्ट वाइज भी जैसे मैंने बताया 250 से ज़्यादा इनके जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं
जिनको ये बेचते हैं 40 साल से बिजनेस में हैं, और इस तरह की जितनी भी होम एंड पर्सनल केयर कंपनीज़ जो हैं वो सारी इनकी क्लाइंट्स हैं और बहुत अच्छी इनकी रिलेशनशिप है। इनकी परफॉर्मेंस इस बात से जाहिर है कि इनको रिपीट ऑर्डर अपने कस्टमर से मिलते रहते हैं। वीकनेस की बात करूं तो देखिए, वीकनेस जो मेजर वीकनेस है वो इनकी खुद की वीकनेस नहीं है, वो पूरी इंडस्ट्री एज ए होल को प्रभावित करती है। वो एक एक्सटर्नल वीकनेस है, वो ये है कि जो इनके परफॉर्मेंस केमिकल का जो मेजर जो रॉ मटेरियल है, जो फीड स्टॉक है, वो लॉरियल अल्कोहल है। और जैसे मैंने बताया, वो लॉरियल अल्कोहल या तो पाम ऑयल से मिलता है या कोकोनट से मिलता है, और ये जो इनके जो मेजर सप्लायर हैं वो साउथ ईस्ट एशिया में हैं। और रिसेंटली बहुत तेज़ी से ये जो लॉरियल अल्कोहल है इसकी प्राइसेस बढ़ी हैं। आप ये समझ लीजिए कि पिछले साल जो अप्रैल मई जून में जो प्राइसेस थी वो लगभग $1548 $1548 पर मीट्रिक टन थी, जो इस साल अप्रैल मई जून में बढ़कर $2723 पर टन हो गई है। तो करीब करीब प्राइसेस डबल हो गई हैं। अब ये क्या करते हैं, ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर प्राइस, जिस टाइम प्राइस निगोशिएट हो रहा होता है उस टाइम जो प्राइस फिक्स हो जाती है तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स को उसी रेट पर माल तैयार करके सामने वाली कंपनी को देना पड़ता है। तो वहाँ पर इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इनको ये रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं इसकी इंक्रीज़ है, इसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। दूसरी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें इनकी जो बनाने की कॉस्ट है उसमें एक सर्टेन मार्जिन ऐड करके सामने वाले क्लाइंट को सप्लाई किया जाता है। तो है क्या कि जैसे जैसे रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये भी पता नहीं ये ट्रेंड अभी रिसेंटली ख़त्म होने वाला है या नहीं है, तो इस कारण से इनको अपने ग्राहकों को माल सप्लाई करने में, फिक्स रेट की माल सप्लाई करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात ये कि ग्राहक जो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में इनके हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, बात ये इतनी प्राइस जो है वो तो मैं आगे मेरे कस्टमर को, यानी फाइनल कंज्यूमर आपके और हमारे जैसे कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये जो प्रोडक्ट है इसको कुछ इस तरीके से री इंजीनियर करो, यानी कि इनके सर्फेक्टेंट्स को कुछ इस तरीके से चेंजेस लाएं कि उसकी कॉस्ट भी कम हो जाए और उसकी इफेक्टिवनेस भी कम नहीं हो। तो ये एक तरीके से इन कंपनीज़ के लिए प्रॉब्लम, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स टाइप की कंपनी के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। वो इस कारण ये है कि फिर जो कंपनीज़ होती हैं वो सर्फेक्टेंट्स की जो सोर्सिंग करती है वो अपने आसपास वाले एरिया से कर लेती हैं। जो दूसरी इनकी प्रॉब्लम है वो भी एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, वो जैसे आप सब जानते हैं वो ट्रम्प साहब की क्रिएट की हुई है। इनका एक जो प्रीमियम मार्केट जो है वो है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में ये अपने नीश स्पेशलिटी केमिकल सप्लाई करते हैं। वहाँ पर भी जो ट्रम्प साहब का टैरिफ है उसका क्या इफेक्ट होने वाला है ये मालूम नहीं है, इसलिए जो इनके क्लाइंट्स हैं उन्होंने अपने जो सप्लाई के ऑर्डर्स हैं वो विदहोल्ड कर दिए। मार्केट कैप की बात करूं तो 7900 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 9 रुपये का कर्जा है। आरओई, एवरेज आरओई है, कोई बुरा नहीं है, 13.5% का। पी जो है वो भी काफ़ी रीजनेबल है, 26 का। 3 साल की सेल बिल्कुल फ्लैट है, 5% बढ़ी है। 3 साल का प्रॉफिट भी उसी प्रोपोर्शन में 5% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 71% है, काफ़ी टाइम से 71% स्टेक प्रमोटर का बना हुआ है। एफआईआई के पास 4% है, डीवाईआई के पास करीब करीब 13% है, और पब्लिक के पास 12% है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसके कारण कंपनी परेशान है। लेकिन आप ये समझिए कि जैसे ही ये लॉरियल अल्कोहल और इस तरह के केमिकल्स के प्राइसेस नीचे जाने लगेंगी वैसे इनका मार्जिन भी बढ़ेगा, और वैसे ही इनकी जो सप्लाई है दूसरी जो इनकी क्लाइंट कंपनीज़ को वो भी बढ़ती जाएगी। तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस में कुछ सुधार आएगा। अब ये लॉरियल अल्कोहल की प्राइसेस कब कम होंगी ये कोई नहीं कह सकता। शेयर में मेरी बेचने या खरीदने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।